अमीर बहू का करोड़ों का शोरूम, गरीब बहू का फुटपाथ पर काम। साधारण शादी के जोड़े में सेजल अपने कच्चे मिट्टी के बने छोटे से ससुराल में गृह प्रवेश करती है। सामने दो चौकियां घर के अलग अलग कोनों में रखी होती हैं। पास में ही मिट्टी का एक चूल्हा रखकर एक छोटी सी रसोई बनी होती है। बहू, तुम्हारा ससुराल बहुत बड़ा तो नहीं है। हमारे पास बस यही भाड़े का घर है जिसमें चौकियां डालकर हम लोग यहीं पर सोते हैं। बहू, इस चौके पर मैं और तुम्हारी सास सोएंगे और इस पर तुम अपने पति के साथ सो जाना। शारदा और रामलाल अपनी चौकी पर जाकर सो जाते हैं। प्रीति जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाती है और सेजल राघव के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है। मीनाक्षी बहन, लगता है तुम्हारी बहू ने काफी महंगी ड्रेस पहनी है। इसमें लगना क्या है, ये महंगा लहंगा ही है, पूरे 75,000 का है। क्या 75,000 का लहंगा है? अरे बस करो तुम लोग, मेरी अमीर बहू को नजर मत लगाना। कनिका अपने डिजाइनर लहंगे में गृह प्रवेश करती है और कनिका अपने एसी लगे कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह कनिका अपने इंडो वेस्टर्न लुक में हॉल में आती है। हाय, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। मेरी अमीर बहू बहुत सुंदर है। भाई, आज तो बहू के हाथ का कुछ मजेदार बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कनिका को तो अलग अलग डिशेस बनानी आती होंगी। कनिका बहू, तुम किचन में जाओ और आज सभी के लिए कुछ मजेदार बना कर ले आओ। कनिका किचन में आती है और एक तरफ सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथकर पूरियां तलने लगती है। मैं अमीर बहू हूँ या कोई नौकरानी जो मुझे पहले दिन ही किचन में खाना बनाने भेज दिया? मैं भी पूरी सब्जी खीर बनाकर निपटा दूंगी। इतना कहकर कनिका पूरी सब्जी और खीर बनाती है और थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है। कनिका, तुमने पूरी सब्जी और खीर बनाई है? बहू, मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ अलग डिश बनाओगी, बड़ा मजा आएगा खाने में। पर पूरी सब्जी खीर ये तो हम रोज ही खाते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया डिश बनाऊं, पर फिर लगा शादी में आप लोगों ने बहुत कुछ खाया होगा, इसलिए हल्का खाना ही सही रहेगा। देखा आप लोगों ने, मेरी बहू कितनी समझदार है। बहुत सही किया मेरी बहू ने, हल्का खाना ही बनाया। अरे बहू, समझदारी इसी में है कि घर वालों के मन का ख्याल रखा जाए। आज तो खाना भाई और भी स्वाद लगेगा। सभी कनिका के हाथ का खाना खाने लगते हैं और दूसरी तरफ सेजल अपनी पहली रसोई के दिन अपने घर से दूर एक आम के पेड़ के पास आती है। अरे, पके हुए आम तोड़ लेती हूँ, खाना क्या बनाऊं? माँ जी भी पूछ रही थी कि पहली रसोई में क्या बनाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। इतना कहकर सेजल चिलचिलाती धूप में पत्थर मारकर उस पेड़ से पके हुए आम तोड़ती है और घर चली जाती है। शारदा, पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनता है ना, और हमारे घर में तो खीर बनाने के लिए चावल तक नहीं है, दूध भी नहीं है। अब कैसे पहली रसोई होगी? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पहली रसोई बनाऊंगी और कुछ मीठा भी बनाऊंगी। मुझे घी या चावल की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेजल अपने छोटे से मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती है और लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है और आटे में चीनी मिलाकर आटा गूंथती है और रोटियां सेकने लगती है और अपने साथ लाए हुए आमों का आमरस बनाती है और सभी को परोसती है। एक नंबर भाभी, आपकी आटे में चीनी वाली मीठी रोटी और ये पके आम का आमरस बहुत स्वादिष्ट है। वाह सेजल, तुम तो बहुत समझदार हो यार। इतने सस्ते में तुमने अपनी पहली रसोई भी पूरी कर ली और रिवाज भी निभा लिया। गृहिणी है मेरी बहू, गरीब ससुराल में भी कैसे चीजें संभाली जाती है, ये सब मेरी बहू जानती है। इसी तरह सेजल गरीबी में भी अपनी पहली रसोई पूरी करती है और खाने के बाद राघव अपनी नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनता है और रोलिंग फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ तेज गर्मी में काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कनिका बहू, तुम्हारी पहली रसोई तो पूरी हो गई। अब बताओ तुम्हें क्या नेक चाहिए? पहली रसोई के नेक में कुछ भी मांगूंगी तो देंगे। अरे हाँ बहू, अगर दे सका तो जरूर दूंगा। तुम बताओ। मुझे करोड़ों का शोरूम खोलना है, उस शोरूम की मालकिन मैं बनना चाहती हूँ और मैं ही उसे चलाऊंगी। बहू, तुझे करोड़ों का शोरूम क्यों खोलना है? इतने बड़े घर की बहू है, तेरा पति इतना अच्छा कमाता है, तू शोरूम का क्या करेगी? नहीं, आपने कहा था मैं जो मांगूंगी आप देंगे, मुझे करोड़ों का शोरूम ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कल ही बैंक से जाकर बात करूंगा। इतना कहकर राहुल अपने काम पर चला जाता है और कृष्णलाल और मीनाक्षी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रात में राघव थका हुआ पसीने से लथपथ अपने घर लौटता है। सेजल तुरंत उसे पानी देती है। बाप रे, इतनी तेज गर्मी में रोलिंग मिल में काम करना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भट्टी के अंदर फेंक दिया हो। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, देखिएगा आपकी मेहनत भी एक दिन जरूर रंग लाएगी।
सेजल अपने गरीब ससुराल में अपने पति का पूरा साथ देने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ राहुल और कनिका बैंक में मैनेजर के साथ बैठे होते हैं। मिस्टर राहुल, हमने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं। आप जो करोड़ों का शोरूम खोलना चाहते हैं उसके लिए लोन भी पास हो जाएगा, लेकिन आपको ईएमआई समय पर भरनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं समय से पहले आपकी ईएमआई भर दूंगी और पूरा लोन भी चुका दूंगी। बस एक बार मेरा करोड़ों का शोरूम खुलने दीजिए। मैम, आप समझिए, आपका करोड़ों का शोरूम खुल ही गया। बस शाम तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कुछ दिन बीतते हैं और बीच बाजार में कनिका एक कांच के दरवाजे वाला सुंदर शोरूम खरीदती है और बाजार में भीड़ लग जाती है, जहां लोग कनिका के शोरूम का उद्घाटन देखने के लिए खड़े होते हैं। मेरी बहू अपने ससुर से ही अपने करोड़ों के शोरूम का उद्घाटन करवाएगी। राहुल, मुहूर्त हो गया, मैं उद्घाटन करने जा रही हूँ। कनिका अपने करोड़ों के शोरूम का उद्घाटन करती है और अंदर चली जाती है, जहां एसी लगे होते हैं, रैक और काउंटर बने होते हैं। ये क्या, बहू ने तो मुझे उद्घाटन करने ही नहीं दिया। छोड़ो, कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है अपने करोड़ों के शोरूम की, उसे पूरी करने देती हूँ। भाई बहू, तुमने करोड़ों का शोरूम तो खुलवा लिया, अब इसमें सामान कहाँ से लेकर आओगी? क्या क्या बेचोगी तुम? मैं अपने शोरूम में सिर्फ महंगे और ब्रांडेड कपड़े और फुटवेयर बेचूंगी। उद्घाटन के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं और बाजार में घूम रहे सेल्समैन कनिका के शोरूम में आते हैं। जी, हम इस बाजार के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप अपने शोरूम में हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रखकर देखिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तुम्हारे ब्रांड नेम, फेम, ना कोई ग्लैम। मैंने करोड़ का शोरूम खोला है, फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाई है। तो मैम, आप शर्ट, जीन्स, पैंट जो भी रखना चाहती हैं हमें बताइए, हम आपको पहुंचा देंगे। ऐसे कपड़े मेरे घर के नौकर पहनते हैं। मैं अपने करोड़ों के शोरूम में सिर्फ बड़े ब्रांड के कपड़े ही बेचूंगी और मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। मैम, आपको हर वैरायटी, हर रेंज के कपड़े और आइटम रखने चाहिए। वैसे तुम 2 टके के सेल्समैन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने शोरूम में क्या रखना चाहिए क्या नहीं। चुपचाप जैसे आए हो वैसे ही वापस निकल जाओ। कनिका सेल्समैन की बेइज्जती करके उसे भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ सेजल पल्लू फटी साड़ी में सरकारी नल से प्रीति के साथ पानी भर रही होती है। ननन जी, आपका कॉलेज कब है? भाभी, बस अभी कॉलेज के लिए ही निकल रही हूँ। इतना कहकर प्रीति अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में कॉलेज पहुँच जाती है। अरे वो देखो, हमारी कॉलेज की सबसे बड़ी गरीब आ गई। कॉलेज वालों को स्कॉलरशिप जरा सोच समझ कर देनी चाहिए। सभी कॉलेज में मेरे फटे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं और सच में कहाँ इनके शोरूम के महंगे कपड़े और कहाँ मेरे फुटपाथ के सस्ते कपड़े। प्रीति घर आती है और दुखी मन से सारी बात अपनी भाभी को बताती है। आज हमारी परिस्थिति खराब है तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कल हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो लोग हमें अपना दोस्त बनाने लगेंगे। इस तरह सबकी बातों को दिल पर नहीं लिया जाता है। और रही बात फटे कपड़ों की, ये तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। सेजल बहुत अच्छे से प्रीति के फटे कपड़े सिलने लगती है और सिलकर प्रीति को दे देती है। ऐसे ही एक दिन सेजल अपनी सास के साथ सब्जी मंडी आई होती है। बहन जी, क्या दे दूं आपको? भैया, मुझे तो वैसे आलू दे दीजिए। अच्छा, ये लीजिए आपके आलू और 20 रुपए हुए। भैया, 20 रुपए कैसे? 17 रुपए ही हुए हैं, बाजार में यही दाम है। इसी तरह सेजल बाजार में बार्गेनिंग करके कम दामों में अच्छी चीजें खरीदती है। तभी सेजल को उल्टियां होने लगती हैं और सर चकराने लगता है। शारदा सेजल को संभालती है। क्या हुआ बहू? क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस एक हफ्ते से जी मचल रहा है और कभी कभी सर घूम जाता है। और बहू, अचानक से सांसें तेज हो जाती होंगी और कुछ खट्टा खाने का मन करता होगा। हाँ माँ जी, पर आपको कैसे पता? बेटी, मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। जब एक औरत गर्भवती होती है तब ऐसे लक्षण होते हैं। तू माँ बनने वाली है बेटी। शारदा सेजल को लेकर अपने घर आती है और सभी को ये खबर देती है। आज पड़ोसी और पूरा घर खुश हो जाता है। सेजल, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। अरे वाह भाई वाह, मैं दादा बनूंगा, मजा आएगा। अपने पोते पोतियों को पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घुमाऊंगा मैं। और शारदा बहन, तुम्हारे घर आने का तो फायदा हो गया। खुशखबरी सुनने मिली। अब जल्दी से मुंह मीठा कराओ। कांति बहन, मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा कराऊंगी और अपनी बहू की नजर भी उतरवाऊंगी। राघव बेटा, आते वक्त मिठाई लेते आना, समझा? राघव अपने लेबर की यूनिफॉर्म पहनकर फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। रात में मिठाई लेकर लौटता है। शारदा पड़ोसियों और पूरे घर में मिठाई बांटती है। घर वाले सेजल का खास ख्याल रखने लगते हैं और सेजल भी संभालते हुए घर के काम करती है। तभी एक दिन राघव रोलिंग फैक्ट्री में मशीन में गरम सरिया डाल रहा होता है। हाँ, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ओवर टाइम भी करूंगा और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहूंगा। इतना सोचते सोचते राघव अपने सपनों में खो जाता है, फूलों के बागीचे में, जिसमें एक छोटी सी बच्ची आगे आगे दौड़ रही होती है और राघव
और सेजल उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। पापा मुझे पकड़ो, मम्मी मुझे पकड़ो। अरे मैं कैसे पकड़ूं अपनी गुड़िया को, वो तो भाग रही है। अरे मेरी गुड़िया, रुक जा, यहाँ वहाँ मत भाग। अचानक राघव को होश आता है। राघव का हाथ मशीन के अंदर फंस जाता है और मशीन राघव के हाथ को लगातार अंदर खींच रही होती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा हाथ, अरे कोई बचाओ प्लीज। अरे कोई बचाओ। मशीन राघव के हाथ को कंधे तक अपने अंदर खींचकर चिपटा लेती है। राघव पूरा लहूलुहान हो जाता है। राघव के को-वर्कर्स तुरंत मशीन को बंद करते हैं और राघव को खींचकर बाहर निकालते हैं। राघव का हाथ लटक रहा होता है। अरे जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जाओ। हे भगवान, ये लोग नींद में काम करते हैं क्या और हमें फंसा देते हैं। राघव के को-वर्कर राघव को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 महीने की गर्भवती सेजल को ये जानकारी मिलती है और सेजल अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंचती है। कहाँ है मेरे पति? क्या हुआ उनके साथ? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हे भगवान, कौन था वो बदतमीज जो कह रहा था मेरे बच्चे का हाथ मशीन में आ गया? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, घबराने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, किसी ने मजाक नहीं किया है, सच में राघव जी का हाथ रोलिंग मशीन के अंदर आकर बुरी तरह खराब हुआ है। ये सुनते ही शारदा और सेजल दोनों बेहोश हो जाती हैं। रामलाल और प्रीति दोनों को संभालकर कुर्सी पर बिठाते हैं और चेहरे पर पानी छिड़ककर होश में लाते हैं। देखिए, मरीज को बचाने के लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और राघव के दोनों हाथ कंधे से काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन का सारा खर्च फैक्ट्री वाले उठाते हैं और कुछ मुआवजा देकर जिम्मेदारी से बच जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद राघव अस्पताल से घर आता है और बिस्तर पर लेटा होता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे पति के हाथ उनसे छीन लिए। कितना बेरहम है रे तू। एक बार भी नहीं सोचा कि हम गरीबों का एक ही सहारा है। आप लोग इस तरह भगवान को दोष मत दीजिए। ये भगवान की नहीं बल्कि मेरी ही गलती है। मैं ही काम करते समय कुछ और सोचने लगा था। मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते से आप लोगों ने कुछ खाया तक नहीं है। मुझे आए 2 दिन हो गए, फिर भी आप लोगों को कुछ खाते ही नहीं देखा। आप लोग प्लीज खाना खा लीजिए। सेजल भाभी, आपको इन हालात में भूखे नहीं रहना चाहिए। आप कुछ खा लीजिए। सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। घर मारने के नाम पर कुछ नहीं है। बहू को क्या खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामलाल खांसते हुए कमर पकड़कर खड़ा होता है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरे बेटे का हाथ नहीं रहा तो क्या हुआ, उसका बाप अभी जिंदा है। मैं संभाल लूंगा अब ये घर। ये सुनते ही सेजल अपना पेट संभाल कर खड़ी होती है। नहीं पिताजी, आप इस उम्र में इतनी तेज धूप में बाहर काम करने नहीं जाएंगे। अगर राघव की तरह आपको भी कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। आज से अपने पति के कंधों की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर लेती हूँ। इतना कहकर सेजल घर से बाहर निकलती है और एक सोनार की दुकान पर चली जाती है। ऐसी गरीब लड़की तू कहाँ मेरे सोने की दुकान में चली आ रही है? हाँ, मुझे ये नाक की नथनी बेचनी है। ये नथनी तो बहुत पुरानी लग रही है, तेरे पास कहाँ से आई? ये मेरी नानी की नथनी है। मुझे मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांसों में दी थी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये नथनी। तो फिर तू इसे बेच क्यों रही है? मेरे पति के दोनों हाथ कट गए हैं। मुझे अपना घर चलाना है, इसीलिए मैं इसे बेच रही हूँ। इसे बेचकर भी तुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इतने पैसों में तेरा घर कैसे चलेगा? क्या करेगी तू? मुझे तो सिर्फ सिलाई कढ़ाई ही आती है और मैं क्या कर सकती हूँ। देख, एक काम कर, मैं तुझे इसके बदले में जो पैसे देता हूँ उनसे बच्चों के कपड़े खरीद, वो कम दाम में ज्यादा मिलेंगे। उन्हें लेकर बाजार में बेच, तुझे मुनाफा जरूर होगा। सेजल आखिरी बार अपनी माँ की नथनी को दिल से लगाकर रोती है। नथनी बेचकर पैसे लेकर एक बड़े बाजार में जाती है। बच्चों के 10 जोड़ी कपड़े खरीदती है और कड़कड़ाती धूप में फुटपाथ पर प्लास्टिक बिछाकर बेचने बैठ जाती है। सामने ही कनिका का शोरूम होता है। बाजार में चारों तरफ कपड़े की दुकानें और तरह तरह के खाने पीने की दुकानें होती हैं और कई सारे लोग सामानों की खरीदारी भी कर रहे होते हैं। बच्चों के कपड़े ले लीजिए, बच्चों के मुलायम बढ़िया कपड़े ले लीजिए। सेजल मन ही मन सोचती है कि इतनी तेज धूप में बैठी हूँ, पेट में दर्द भी शुरू हो गया है, पर अभी तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। फुटपाथ पर बैठी सेजल को सभी लोग नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने एसी वाले शोरूम में एक कस्टमर को सैंडल बेच रही होती है। दीदी, मुझे हैंडबैग चाहिए। कितने का है ये हैंडबैग? ये हैंडबैग कितना सुंदर है। इसका तो मैंने एक ही पीस मंगवाया है, इसे मैं नहीं दूंगी। ओह सॉरी, ये तो बिक गया है। आप दूसरा कोई बैग ले लीजिए। नहीं, मुझे यही बैग चाहिए, आप दूसरा पीस दे दीजिए। बड़े अनपढ़ गवार हो क्या? मैंने बताया ना ये ब्रांडेड है, 50,000 का है।
और एक ही पीस मिलता है। अरे तो इतना मुंह टेढ़ा करके क्यों बोल रही है? नहीं लेना मुझे आपके पास से कुछ, मैं जा रही हूँ। नीलम कनिका के शोरूम में चली जाती है और कनिका वो हैंडबैग अपने पास रख लेती है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है। शाम 6 बजे कनिका अपना शोरूम बंद करके घर चली जाती है। वहीं सेजल भी थककर अपने कपड़े लेकर घर चली जाती है। बहू, तूने अपना फैसला सुनाया और घर से निकल गई। एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कितनी चिंता हो रही होगी। कहाँ गई थी तू? माँ जी, मुझे काम मिल गया है। ये देखिए, मैं बाजार में बच्चों के कपड़े बेच रही हूँ। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस बैठकर बेचना है। पर पैसे और ये सब कहाँ से मिले तुझे? माँ जी, वो सब छोड़िए। ये देखिए, मैं खाने के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। राघव भी भूखे होंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। दिन भर की धूप में थकी सेजल चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी को परोसकर राघव को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। सेजल, तुम्हारी कान की बाली कहाँ है? मैंने उसे बेच दिया और उन पैसों से ये राशन लाई हूँ और बच्चों के कपड़े बेच रही हूँ। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि माँ जी ये सब जाने। भाभी, आपके पास तो 10 जोड़ी कपड़े हैं, क्या बाकी कपड़े बिक गए? ननन जी, मैंने 10 जोड़ी कपड़े लिए हैं, ये बिक जाएंगे तो फिर और ले आऊंगी। भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपके कपड़े बिकेंगे। ये कितने साधारण हैं, ऐसे कपड़े कौन बच्चा पहनता है? इसी तरह पूरा परिवार रूखा सूखा खाना खाकर सो जाता है और सेजल हाथ पंखे से राघव को हवा करती है। ननन जी सही कह रही थी, ऐसे साधारण कपड़े बच्चे नहीं पहनते। अगर मैं खुद ही इन पर डिजाइन कर दूं तो? ये सोचकर सेजल सुई धागे से बच्चों के कपड़ों पर हाथी बिल्ली कार्टून बनाती है और अगले दिन फुटपाथ पर कपड़ों को बेचने लग जाती है। वहीं कनिका के शोरूम में एक काले रंग का परिवार अपनी 3 साल की बच्ची के साथ आता है। जी, मुझे अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के लिए डिजाइनर कपड़े चाहिए। ये कोयले की खदान क्या कपड़े पहनेगी? कनिका पिंकी और श्रेया के लिए ढेर सारे कपड़े निकालती है। दीदी, मेरी बच्ची पर एक भी कपड़ा नहीं खिल रहा है, कुछ दूसरा डिजाइन दिखाइए ना। तुम जैसे काले लोगों के लिए मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तेरी काली बेटी पर कोई कपड़ा अच्छा लगेगा? जुबान संभाल कर बात कीजिए। मुझ पर क्या गुस्सा करते हो? खुद की सुंदरता को आईने में जाकर देखो, फिर समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। खुद की सुंदरता पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। करोड़ों का शोरूम खोल कर रखा है और ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है। चलिए जी, नहीं लेना हमें इनसे कपड़े। राजेश अपने परिवार के साथ कनिका के शोरूम से निकल जाता है। थोड़ी दूर पर फुटपाथ पर कपड़े बेच रही सेजल के पास भीड़ लगी होती है। अरे वाह 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 वाह, इन कपड़ों पर कितनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है। मेरे बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। एक मुझे भी दे दीजिए बहन जी, 2 साल की बच्ची है मेरी। अरे वो देखो, फुटपाथ पर कपड़े बेच रही है पर उसके कपड़ों पर काफी भीड़ लगी है। चलो देखते हैं। राजेश, श्रेया और पिंकी सेजल के पास आते हैं। जी कहिए, आपको इस बच्चे के लिए कपड़े चाहिए? जी हाँ, आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो इस पर अच्छे लगे? जी ये देखिए, ब्राउन कलर की फ्रॉक पर ये बिल्ली बिल्कुल आपकी छोटी सी बच्ची की तरह है। मम्मी, मुझे ये चाहिए। मम्मी, मुझे चाहिए। भले फुटपाथ पर कपड़े हैं पर बहुत मुलायम हैं। डिजाइन भी बहुत अच्छी है। देखो, ये ब्राउन कलर हमारी बेटी पर जच भी रहा है, ले लेते हैं। एक रात सेजल ढेर सारी रुई और मुलायम कपड़े लेकर घर आती है। सेजल, तुम ये रुई और कपड़े लेकर क्यों आई हो? अब इससे क्या करने वाली हो? बच्चों को कपड़ों पर बने डिजाइन बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अब कपड़ों पर हाथी की सूंड, बिल्ली के कान या पूंछ भी बनाऊंगी। बच्चे पहनेंगे भी और खेलेंगे भी। इससे कपड़े और ज्यादा बिकेंगे। और मैंने कुछ और भी सोचा है, वो थोड़ी देर में बताऊंगी। भाभी, तब तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। रात होती है और सेजल कपड़ों में रुई भरकर हाथी की सूंड बनाती है, उन्हें कपड़ों पर सिलती है। वाह भाभी, ये सूंड कितना अच्छा लग रहा है। और ये बिल्ली के कान बच्चे पहनेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसी तरह सेजल कपड़ों पर बिल्ली के कान, पूंछ और अलग अलग डिजाइन बनाकर अगले दिन फुटपाथ पर बैठती है और उसके कपड़े तेजी से बिकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनिका के शोरूम में मोटी श्रुति आती है। दीदी, इस डिजाइन में मेरे साइज के कपड़े दिखाइए, ये मुझे नहीं होंगे। ये ब्रांडेड कपड़े हैं, मैंने सबसे बड़ा साइज भी आपको दिखा दिया है। दीदी, इससे भी बड़े होते हैं, ट्रिपल एक्सेल, वो नहीं है क्या आपके पास? ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले तुम जैसे मोटे नहीं होते, इसीलिए ट्रिपल एक्सेल नहीं बनते। आप बार बार मुझे मोटी क्यों बुला रहे हैं? आपके घर का खाती हूँ क्या? गलती से मेरे करोड़ों के शोरूम में आ गई है तू। जा जिम में जा, जहाँ हाथी पालते हैं वहाँ जा, वही मिलेंगे तेरे साइज के कपड़े। बदतमीज कहेगी, करोड़ों का शोरूम खोला है पर बात करने की तमीज नहीं है। नहीं लेना मुझे तुम्हारे शोरूम से कपड़े, इससे अच्छा मैं फुटपाथ से कपड़े ले लूंगी। इतना कहकर श्रुति गुस्से में शोरूम से बाहर निकल जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कनिका आए दिन ग्राहकों की बेइज्जती करती है। ऐसे ही एक दिन एक परिवार कनिका के शोरूम में आता है। मुझे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी चाहिए और फुटवेयर भी लेना है आराध्या के लिए। पापा जूता, पापा जूता। हाँ बेटी,
हम तुम्हारे लिए जूता भी लेंगे। हाँ विराज, अंजलि और आराध्या कनिका के शोरूम से जूते, कपड़े और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं। दीदी कितना हुआ हमारा? आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, 3 जोड़ी कपड़े और जूतों को मिलाकर कुल 16,000 रुपए। क्या 16,000 रुपए? कितने महंगे कपड़े बेच रही हैं आप? मुझे लग ही रहा था दाम सुनकर तुम यही कहोगे। ये करोड़ों का शोरूम है, यहाँ महंगे कपड़े ही मिलते हैं। कपड़े हम भी शोरूम से ही लेते हैं, पर इतने महंगे, वो भी बच्चों के कपड़े। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। हाँ, अब जब खरीद ही लिया है तो क्या करें? क्या खरीद लिया? तुम्हारा कार्ड तो काम ही नहीं कर रहा। क्या कार्ड काम नहीं कर रहा? मेरे पास कैश नहीं है। आप रुकिए, मैं एटीएम से निकाल कर लाता हूँ। ओ हेलो, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है, और ना तुम ये कपड़े खरीदने वाले हो। वो रहा दरवाजा, चुपचाप बाहर निकल जाओ। भाई ये क्या तरीका हुआ बात करने का? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना एटीएम से लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एटीएम से पैसे लाने की। तुम जाओगे और वापस नहीं आओगे। मुझे पता है, मुझे नहीं बेचना है तुम्हें कुछ भी। 2 कौड़ी की औकात नहीं, और चले आते हैं बड़े बड़े शोरूम में कपड़े खरीदने। विराज, अंजलि और आराध्या शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। आराध्या की नजर सेजल के पास पड़े हाथी के डिजाइन वाले कपड़ों पर पड़ती है और आराध्या दौड़ते हुए सेजल के पास पहुंच जाती है। ये सब देखकर कनिका भी अपने शोरूम से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है, और फुटपाथ पर कपड़े क्यों बेच रही है? पापा हाथी, मुझे ये कपड़ा दिला दो, मुझे ये कपड़ा दिला दो। बेटी अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए पापा, मुझे ये बिल्ली वाली भी चाहिए। क्या हुआ भैया, बच्ची कह रही है तो दिला दीजिए ना। मैं दिला तो दूं, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल आकर खरीद लूंगा। भैया कल आने की क्या जरूरत है, आप लेकर जाइए और जब आएंगे तब पैसे दे दीजिएगा। और अगर हम नहीं आए तो? मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैं समझूंगी मेरी बड़ी बेटी ने कपड़े पहन लिए, बच्ची का मन है, उसे उदास मत कीजिए। आप कपड़े लेकर जाइए। भाई आप तो बहुत अच्छी औरत हैं। हाँ, और सामने वाले शोरूम में इतनी नखरीली है। सेजल आराध्या को अपने हाथों से बिल्ली के कान बने हुए कपड़े पहना देती है और आराध्या खुशी से खेलते हुए चली जाती है। अच्छा, तो ये औरत मेरे ग्राहक छीन रही है। तभी मैं सोचूं मेरे शोरूम में ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं। इससे तो मैं सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर कनिका ठेकेदार को फोन करती है और सेजल के खिलाफ भड़का देती है। थोड़ी देर बाद में ठेकेदार सेजल के पास आता है। ये लड़की, तू किससे पूछकर यहाँ बाजार में कपड़े बेच रही है? हाँ? ठेकेदार साहब, मैं तो बस फुटपाथ पर बच्चों के कपड़े बेच रही हूँ, मुझे बेचने दीजिए। नहीं, इस बाजार में वही बेचेगा जिसे मैं चाहूंगा। इतना कहकर ठेकेदार लात मारकर सेजल के सारे कपड़े फेंक देता है। सेजल निराश होकर अपने कपड़े बटोरती है और चुपचाप घर चली जाती है। अगले दिन बाजार में कुछ लोग ठेकेदार के पास पहुंचते हैं। ठेकेदार, मैंने सुना तुमने उस लड़की को फुटपाथ से भगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, माना बाजार तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गर्भवती महिला को भगा दोगे। ये बाजार मेरा है। वो बिना पूछे फुटपाथ पर कपड़े बेच रही थी। ठेकेदार, अगर वो लड़की बाजार से गई ना तो हम तुम्हारे बाजार में आना बंद कर देंगे। फिर तुम और तुम्हारे दुकानदार खुद सोच लेना। एक लड़की के कारण ग्राहक नाराज नहीं हो सकते। देखो, मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। उसे कपड़े बेचने दो, बस उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? शिकायत करने वाले गलत हैं, वो लड़की गलत नहीं हो सकती। गर्भवती होकर भी काम कर रही है, सोचो कितनी मजबूर होगी। इतना कहकर सेजल के अच्छे व्यवहार की वजह से सेजल को फिर से बाजार में कपड़े बेचने का मौका मिल जाता है और कनिका गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेजल बाजार में एक मोची के पास आती है। चाचा, बाजार में सबसे अच्छे जूते आप ही बनाते हैं, मुझे बिना डिजाइन की जूतियाँ चाहिए। बेटी, बिना डिजाइन की जूतियों का क्या करोगी? चाचा, मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगी, आप बस बना दीजिए। जब जरूरत होगी 1 हफ्ते पहले बता दूंगी। अच्छा बेटी, मेरे पास कई जूते बने हैं, तुम ले जाओ, बेचने के बाद पैसे दे देना। सेजल मोची से सभी साइज के जूते घर लेकर आ जाती है और रात में जूतियों पर लरी, जड़ी, स्टोन और चमकीले मोती लगाकर राजस्थानी जूतियां तैयार करती है और अगले दिन बाजार में बेचने बैठ जाती है। अरे भाई वाह, ये जूतियाँ कितनी सुंदर हैं। कितने की हैं? 150 रुपए की है। क्या सिर्फ 150 रुपए में? मैंने ऐसी जूती तो 1000 रुपए की देखी थी। आप मुझे दे दीजिए। इसी तरह सेजल कपड़ों के साथ अपनी डिजाइन की हुई जूतियां भी बेचने लगती है और धीरे धीरे अच्छे पैसे कमाने लगती है और घर की हालत सुधरने लगती है। वहीं कनिका अपने व्यवहार से ग्राहक को खोने लगती है। एक दिन रात को कनिका घर में टीवी देख रही होती है और राहुल थका हारा हुआ घर आता है। कनिका, एक गिलास पानी दे दो यार। मैं क्यों दूं पानी, खुद लेकर पी लो। तुम शोरूम में बैठती हो, काम तो नौकर ही करते हैं ना। मेरी गाड़ी खराब थी, मैं पैदल आया हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती क्या? मैं नहीं दे रही और मैंने खाना खा लिया है।
तुम्हें खाना हो तो खा लेना। इतना कहकर कनिका कमरे में चली जाती है और राहुल उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिन भर की थकान के बाद सेजल घर लौटती है। राघव का शरीर भीगे कपड़े से साफ करती है, उसे कपड़े पहनाती है और दवाइयां देकर खाना खिलाती है। सेजल, मेरे हाथ कट जाने के बाद भी तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, गर्भवती होकर भी इतनी मेहनत करती हो। मुझे गर्व है यार तुम पर। मैं कुछ नया नहीं कर रही, अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। कुछ दिन के बाद कनिका पुलिस को सेजल के पास भेजती है। कार्तिक गुस्से में सेजल के पास आता है। ए लड़की, तो चोरी का सामान बेच रही है और गर्भवती होने का नाटक करके लोगों को ठग रही है। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा कोई सामान चोरी का नहीं है। ये माल चोरी का है या नहीं, ये तो अब थाने में ही पता चलेगा। इतना कहकर पुलिस वाले सेजल का सारा सामान और पैसे जब्त करके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और सेजल थकी हारी घर पहुंचती है। सारी बात घर वालों को बताती है। बहू चिंता मत करो, तुमने बहुत मेहनत की है। कल पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस तेरा सामान जरूर वापस कर देगी। भगवान इतना भी बेरहम नहीं होता। पैसे ना होने की वजह से सेजल का पूरा परिवार भूखा सोता है और रात में सेजल को उल्टियां होने लगती हैं। अगली सुबह सेजल प्रीति के साथ थाने पहुंचती है और पूरा दिन भूखे प्यासे बैठकर सीनियर इंस्पेक्टर आशुतोष से मिलती है। भाई, मैं क्यों विश्वास करूं कि तुम्हारा सामान चोरी का नहीं है? हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है। सर, आप एक बार मेरा सामान देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सामान चोरी का नहीं है। प्लीज सर, एक बार हमारी बात मानिए। मेरी भाभी गर्भवती होकर भी फुटपाथ पर बैठकर काम कर रही है। आपको लगता है हम ऐसा करेंगे? आशुतोष सेजल का सारा सामान मंगवाता है और एक एक सामान ध्यान से देखता है। तुम लोग पुलिस वाले हो या बैलगाड़ी चलाने वाले? हाँ, दिखता नहीं है? सब हाथ से सिलाई की हुई चीजें हैं ये डिजाइन, ये जूतियां सब हाथ से बनाए गए हैं और तुम इसे चोरी का माल बता रहे हो। एक गर्भवती महिला को परेशान कर रहे हो तुम। सीनियर इंस्पेक्टर पूरे सम्मान के साथ सेजल को सारा सामान वापस कर देता है। कुछ दिन के बाद सेजल फिर से फुटपाथ पर कपड़े बेच रही होती है। तभी विराज सेजल के पास आता है। अरे, आज बच्ची को नहीं लाए? नहीं, आज सिर्फ मैं आया हूँ और आपके लिए एक ऑफर भी लाया हूँ। मैं इस बाजार में एक दुकान देख रहा था। मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो दुकान आप ले लें, जब पैसे हो तब दे देना। क्या सच में? हाँ हाँ हाँ, दुकान तैयार है, चलिए उद्घाटन कीजिए। सेजल शाम को घर लौटती है, खुशी खुशी सारी बात घर वालों को बताती है और अगले दिन पंडित जी के साथ बाजार में दुकान के उद्घाटन के लिए पहुंच जाती है। सेजल की नजर कनिका पर पड़ती है। अरे कनिका, देख मैंने बाजार में दुकान खोली है, चल उद्घाटन है। तेरी 2 कौड़ी की दुकान से ज्यादा अच्छा मेरा करोड़ों का शोरूम है। बढ़िया ही बराबरी करने। ये शोरूम तेरा है? बहुत बहुत बधाई। ज्यादा भोली मत बन, मैं सब जानती हूँ। मुझे नहीं आना तेरी दुकान के उद्घाटन में। कनिका के व्यवहार से सभी हैरान हो जाते हैं और सेजल शारदा से अपनी दुकान का उद्घाटन करवाती है। कनिका दूर खड़ी होकर दुकान को देखती रहती है। तभी बैंक के लोग और महिला कांस्टेबल वहां आते हैं और कनिका के शोरूम में ताला लगा देते हैं और उसके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। कौन है आप लोग? मेरे शोरूम में ताला लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आपने बैंक से लोन लेकर ये शोरूम खोला है और पिछले 3 महीने से आपने ईएमआई तक नहीं भरी है। क्या तुमने ईएमआई तक नहीं भरी? पर क्यों? इसका मतलब गिरवी रखा हुआ घर, उसका क्या हुआ? आपका घर और ये शोरूम बैंक ने जब्त कर लिया है। इसे बेचकर बैंक अपना पैसा निकालेगा। इतना कहकर बैंक वाले चले जाते हैं और एक झटके में कनिका की गलतियों की वजह से पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। वहीं दूर खड़ी सेजल ये सब सुन लेती है और कनिका के पास आती है। देख, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ मेरे घर चलो। एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगी तेरे घर। बहू, आज तेरी गलतियों की वजह से हम उससे भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। उनके पास घर है, दुकान है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सेजल कनिका और उसके पूरे परिवार को अपने घर लेकर आती है, बिठाती है और पानी पिलाती है। सेजल बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, पर कनिका तुमसे इतनी चिढ़ती क्यों है? क्योंकि कॉलेज के स्टेज पर सेजल पारंपरिक राजवाड़ी कपड़ों में और कृतिका वेस्टर्न ड्रेस में खड़ी होती है। हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन की विनर है सेजल। कृतिका बहू, सेजल अपने हुनर से जीती थी। तुम करोड़ों का शोरूम खोलकर भी कुछ नहीं कर पाई और सेजल ने फुटपाथ पर अपने हाथों की कलाकारी से पूरे बाजार का दिल जीत लिया और फुटपाथ से दुकान तक का सफर तय किया। सेजल ने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की थी। कृतिका, कनिका, मैंने तुमसे कभी कोई बैर नहीं रखा। तू तो मेरी बहन जैसी है। उस कंपटीशन को भूल जा और हाथ मिलाकर दोनों बहनें मिलकर काम करेंगे। कनिका पुराने गिले शिकवे भूलकर सेजल के गले मिलती है। सेजल और कनिका साथ में अपनी दुकान चलाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों के घर की परिस्थितियां
सुधर जाती हैं।